पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरकम एक शेर था कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना महाल होगा। नदरकम पिछले एक हफ्ते से मोहसिन नकवी की तकरीर जो है उसने धड़ाधड़ धमाके करना शुरू कर दिए हैं और एक हफ्ते से उनकी तकरीर ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब मैं ये शेर जो मैंने पढ़ा है ये खबरों से किस तरह से कनेक्ट है और अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत की काया कैसे पलटने जा रही है, मैं खबरें आपके सामने एक एक करके रखूंगा। पहली बड़ी खबर है कि अडेरा जेल के दरवाजे खोल दिए गए हैं और एक खुफिया मुलाकात है जो रिपोर्ट हुई। खुफिया मुलाकात किसकी थी और उस मुलाकात में क्या क्या डिस्कशंस होती हैं और फिर इस मुलाकात की ज़रूरत आन पहुंची, यानी कि इमरान खान की ज़रूरत आन पहुंची है। इस निज़ाम को एक मरतबा फिर से इमरान खान की याद सताने लगी है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने रखनी है कि फाइनल फैसला तैयार कर लिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज, जनाब मरियम नवाज साहिबा मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब, उनके इस्तीफे की खबर है। वो खबर क्या है उस हवाले से भी आपको मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मोहसिन नकवी की तकरीर जो है वो निज़ाम कोलैप्स करने वाली, उससे पाकिस्तान मुस्तबिक नवाज के और हुकूमत के दरो दीवार तो हिलाकर रखती हैं। लेकिन उसकी तकरीर के बाद अब हुआ यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो ऐसे मुतहरिक हुए हैं जैसे इक़्तिदार बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे। खबर क्या है कि उनकी तकरीर के फौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वजारतों और डिवीजनों की कारकर्दगी का जामिया जायजा लेने का फैसला कर लिया। अब यानी कि अपने कैबिनेट मेंबर्स की ये उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स लेंगे और न सिर्फ रिपोर्ट होगी बल्कि उन पर एविडेंस जो है पेश किए जाएंगे, जनाब हाँ तुमने क्या किया। और मोहसिन नकवी जो हैं वो भी इस हवाले से अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने उन पर तंज किया था। अब शहबाज शरीफ जो है वो उनकी वजारत की रिपोर्ट जो है मांगना उन्होंने शुरू कर दी है और वज़ीर आज़म दफ्तर से तमाम वफाकी वजारतों को मरासला इरसाल कर दिया गया है जिनमें वजारतों को मखसूस फॉरम पर कारकर्दगी की तफसील रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई है कि वो फरवरी 2024 से अब तक अहम इक़दामात और कारकर्दगी फ्राहम करें और अवामी खदमात बेहतरी, गवर्नेंस के इस्लाहात से मुतल्लिक इक़दामात की तफसीलात भी फ्राहम करना होंगी। ज़राए का ये कहना है कि माशियत मालियात से मुतल्लिक 18 वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इसमें कानून, सिक्योरिटी और इंतजाम अमूर से मुतल्लिक 14 वजारतें भी शामिल हैं। उसके अलावा समाजी खदमात, सेहत, तालीम समेत 9 वजारतों की रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी गई है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है एक मरतबा फिर से अपनी काबीना के अंदर तब्दीली लाने जा रहे हैं। एक मौका मांगा गया कि जनाब सानू एक मौका दे दो, असी जी अपनी कैबिनेट है उनको तब्दील करके देख लें। अब लेकिन कैबिनेट को आप रीशफल कर लें, जो मर्जी कर लें, निज़ाम तो वही है। ये वही दो खानदान है जो आज भी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। मसला है इनसे जान छुड़वाना, इस माफिया से जान छुड़वाना जो पाकिस्तान की निज़ाम की उसने जड़ें जो हैं वो खोखले करके रख दी हैं। अब ये एक तरफ तो सूरत हाल है कि धमाका पहला ये हो गया कि शहबाज शरीफ को आखिरी मौका दे दिया गया कि आपके पास अब 6 महीने का वक्त है। वो खबर आज दुरुस्त है रही है जो मंसूर अली खान साहब ने अपने व्यू ऑफ में दी थी कि इनको 6 महीने का वक्त दे दिया गया, तो उसके लिए अब तैयारियां होना शुरू हो गई हैं। दूसरी खबर है कि जनाब सुहेल ब्राइट साहब ने आज कॉलम लिख दिया। कॉलम था कि फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। अब हुआ ये कि जब मोहसिन नकवी साहब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त जो सुहेल ब्राइट साहब हैं वो ऑडियंस के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने आज जो है वो कॉलम लिख मारा। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में बम चलाया कि निज़ाम नाकाम हो चुका है और इस महफिल के हाजरीन में यह नाचीज़ भी शामिल था कि ताजरों का कोई आम इजलास नहीं था बल्कि मुल्क भर से आए ताजरों का आज तक का सबसे बड़ा इज्तिमा था जिसमें गवादर से मियांवाली और पख्तूनख्वा के कबायली इलाके से लेकर सिंध के शहर दादू तक नुमाइंदे मौजूद थे। मेहमान ताजरों के लिए होटलों में 400 कमरे बुक करवाए गए। 1.5 दिन तक ताजरों के रहनुमा एसएम तनवीर की सरमाही में जो गुफ्तगू होती रही उसका लुबे लबाब यह था कि मुल्क की मईशत को चलाने वाले जो ताजिर हैं मगर हुकूमती और रियासती फैसलों में उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। इसी गुफ्तगू के जवाब में वज़ीर दाखिला ने वहां यह कह डाला कि ताजिर छुप छुप कर इलेक्शन फंडिंग करते हैं, सियासत चलती ही ताजरों के पैसे से है।
है। उन्होंने तजवीज़ दी कि ताजरों को खुद सियासत में मुतहरिक होकर असम्बलियों में आना चाहिए ताकि वो हुकूमती और रियासती फैसला साजी में शरीक हो सकें। उसके अलावा साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज साहब उस वक्त सनतकारों और ताजरों की ताकतवर तरीन ग्रुप का नुमाइंदा तरीन नाम है। IPPs के खिलाफ सारी मुहिम को इन्होंने ही लीड किया था और इनकी सरबराही में कायम थिंक टैंक ने मुतबादिल बजट भी पेश किया था और PI को खरीदने वाले कंसोर्शियम हैं उनमें भी वो शामिल थे और वफाकी वज़ीर दाखिला की तकरीर के मौके पर वो स्टेज पर मौजूद थे, मगर उन्होंने कोई तकरीर नहीं की। और अलबत्ता उनके बाएतमाद साथी फवाद मुख्तार ने ज़राई मौशत बेहतर बनाने और SM तनवीर ने ताजरों को हुकूमती फैसलों में शरीक करने के बारे में तकरीर की। इजलास में हैरान कुन मौजूदगी इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह वकला रहनुमा एहसन बून की थी। चौधरी एहसन बून मशहूर लेजेंडरी पंजाबी शायर अफजल हसन बून रंधावा के दामाद हैं और शुरू से ही पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे आखिरी तकरीर मोहसिन नकवी साहब की थी। जब वो तकरीर में आए तो उनके हाथ में उस वक्त कागज मौजूद थे और फिर तकरीर में बैठे बैठे वो मुसलसल अपने नोट्स की कान छांट में मसरूफ रहे। जब उन्होंने धमाकेदार तकरीर की तो लगता था कि उन्होंने अपनी तकरीर के अहम नुकात पहले से ही तहरीर कर रखे थे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनका जो कॉलम है वो आप सुनने वाला है, बड़े गौर से सुनिएगा कि उन्होंने ये पहले से तकरीर यानी कि किसी का पैगाम था, मोहसिन नकवी की तकरीर किसी का पैगाम था, लिखी हुई तकरीर उन्होंने पढ़ी, ये पहले आपको मैं बता चुका हूं। और अब सुहेल वाहिद साहब चूंकि ऑडियंस में मौजूद थे तो उन्होंने बता दिया कि तकरीर किसी का पैगाम था और मोहसिन नकवी किसकी तैनाती है, फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मनी साहब की तैनाती है। तो ये एक बहुत बड़ा और अहम तरीन फैसला लिया गया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि अब हम इस निजाम के आगे नंगा नाच नहीं सकते, अब हमें इस निजाम को तब्दील करना होगा और ये अच्छा फैसला है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी तकरीर का बहुत कम हिस्सा बर्जस्ता और फिल बदी था, जबकि तकरीर का बेशतर हिस्सा बेशकी तय यानी कि प्री मेडिटेटेड था, यानी पहले से सोचा समझा था। उन्होंने निजाम के नाकाम होने और नए इंतजामी यूनिट या सूबे बनाने, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ में जज्बात मिलाकर नहीं की बल्कि ठंडे लहजे और सोचे समझे अंदाज में की। यूं लगता था कि जैसे उन्होंने मुक्तदा की पैगाम रसानी की हो। मेरा अंदाजा है कि चूंकि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला बहुत गर्म जोश ताल्लुकात हैं, इसलिए वज़ीर दाखिला ने जो बातें की वो ताजरों के कन्वेंशन में सरेआम की हैं। बातें वो वज़ीर आज़म से अकेले में कर चुके होंगे और चूंकि वज़ीर दाखिला ने बेहद इत्तेहाद कायल हैं और प्रोटोकॉल कभी नहीं तोड़ते, इसलिए यह भी हो सकता है कि उन्होंने वज़ीर आज़म से उन्हीं बातों को सरेआम कहने की इजाजत भी ली हो। अब ये जो है उन्होंने सारी बातें कर ली हैं और उसके अलावा जनाब ये सारी चीजें चलती रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा एटम बम फटने जा रहा है। ये सुहेल वाहिद साहब की बात है कि बड़ा एटम बम जो है फटने जा रहा है ये रेफरेंडम को लेकर, और अब ये रेफरेंडम जो है वो होने जा रहा है और इसको लेकर जो नुसरत जावेद साहब हैं उन्होंने कहा कि आइंदा चंद महीनों के अंदर आपको रेफरेंडम होता हुआ देखा जाएगा। तो अब ये आप पूरी तकरीर का लुब्बे लबाब उन्होंने बता दिया कि रेफरेंडम के बाद बड़ा बड़ा बम जो है फट सकता है। अब इस बम के नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं, इस बम के पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। कैसे इस बम के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हैं जनाब? एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग, ये तीन बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक सिंध में, पंजाब में, एक वफाक की एक बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी कर लें कि आप इमरान खान को इरेलेवेंट कर लें, आप इमरान खान को माइनस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बहुत बड़ी तारीख का हिस्सा हैं। अब मोहसिन नकवी साहब ने ये सारा कुछ करने से पहले आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। उनकी भी खुफिया मुलाकात आसिफ ज़रदारी साहब के साथ हुई, उनका कोई इलामिया जारी नहीं हुआ। फिर मोहसिन नकवी ने वो तकरीर करने के बाद शहबाज शरीफ से खुफिया मुलाकात की। उस मुलाकात को वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से रिपोर्ट नहीं किया गया, वो मुलाकात जाती उमरा के अंदर हुई, उसका भी इलामिया जारी नहीं हुआ। अब एक एक करके भी मोहसिन नकवी ने अपना पैगाम जो है वो जनाब पहुंचा दिया और दोनों को कहीं ना कहीं से पैगाम दिया गया वाया मोहसिन नकवी साहब, आसिफ ज़रदारी साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी। आइंदा चंद महीनों में रेफरेंडम होने जा रहे हैं और ये रेफरेंडम हो सकता है पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल किया जाए और ये पहली बार होगा तारीख में कि ये जो रेफरेंडम है ये जो मौजूदा हुकूमत या सिविलियन गवर्नमेंट है वो करवाएगी। आमतौर पर आप देखते हैं कि मार्शला के अंदर रेफरेंडम होते हैं, जैसे मुशर्रफ साहब ने रेफरेंडम करवाया, उसके अलावा जनरल ज़ियार साहब ने जो इस्लामी जो कानून है उनके मुताबिक जो है वो रेफरेंडम करवाया। तो सादा अक्सरियत ही इसके लिए काफ़ी होती है, तो पार्लियामेंट जो है वो रेफरेंडम करवा सकती है। उसके लिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी फैसला करना हुआ क्या उन्होंने इख्तियार में रहना है या उन्होंने सियासत करनी है। अब दो ऑप्शन यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से अपनी साइड दे रही है, अपनी ओपिनियन दे रही है कि हम सिंध के अंदर सूबे नहीं बनने देंगे, पंजाब के अंदर बन जाए, सिंध के अंदर सूबे हम नहीं बनने देंगे, अगर वो रेफरेंडम के खिलाफ जाते हैं, मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, सदर का या मरीम नवाज का इस्तीफा, ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर वो रेफरेंडम के खिलाफ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलग हो गई और फिर जनाब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब मुस्ताफी होंगे, गवर्नर मुस्ताफी होंगे, वो एक कैंपेन चलाएंगे सदर के सिंध के अंदर कि हमने सूबे नहीं बनने देने और
کے علاوہ پنجاب کے اندر اگر یہ صورتحال بنتی ہے اور شریف خاندان اڑ جاتا ہے کہ ہم یہ صوبے نہیں بننے دیں گے تو ان کو پھر نظام سے الگ ہونا پڑے گا، پھر شہباز شریف کو گھر جانا پڑے گا، پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو بھی گھر جانا پڑے گا۔ رہی بات کے پی کے میں، پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ ہم کے پی کے میں صوبے بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم اس سسٹم کو سکیٹر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شفیع جان نے بھی تصدیق کی اور بیرسٹر گور کا بھی اس پر بیان آ گیا کہ موجودہ سسٹم عوام کا اعتماد کھو چکا ہے، ری سیٹ ناگزیر ہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی دھاندلی سمجھتا ہوں۔ تاہم حکومتی اتحاد کے بیان کے بعد وزیر اعظم کو فوری اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا، مگر وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے ہیں۔ تو یہ جناب ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم تو یہ سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان صاحب کا بھی موقف تھا کہ ملک بھر میں نئے صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے۔ تو اب آپ کی سب کے سامنے لارجر پرسپیکٹو کے اندر کہ یہ اب جو ہونے جا رہا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے مفادات کے اندر ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف اس پر ایک پیج پر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن دو خاندان ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر سے مراد ان میں اتنی حیثیت اور اتنی اوقات تو ہے نہیں، وہ تو خود فارم 47 کے لوگ ہیں تو وہ لڑ نہیں سکتے، لیکن وہ اختلاف یہاں پر ضرور کریں گے، جس کے بعد یہ ایک پیج جو ہے وہ آپ کو پھٹتا ہوا جناب دکھائی دے رہا ہے۔ میں آپ کو اڈیالہ جیل اور خفیہ ملاقات کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکین بھی ہیں، فواد چودھری ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں اس نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں، تو انہوں نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ہوپس ہو کہ ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل جائے گی، اور یوں لگتا ہے چونکہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی والوں کے جو لوگ ہیں جو رکین ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو وہ ایک پیغام لے کر اندر جائیں گے، اور وہ پیغام اور پھر جو عمران خان کا پیغام باہر آئے گا تو یہ ایک موقع پر چھکا ہوگا، یعنی کہ نظام کو عمران خان کی ضرورت کہیں نہ کہیں آن پہنچی ہے کہ اب ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور خبر سن لیں آپ کہ کل رات کو وزیر اعلیٰ سہیل حفیظی صاحب جو ہیں ان کی مبینہ طور پر ایک اہم ترین وفاقی وزیر سے ملاقات ہوئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب ہیں۔ اب یہ یوں لگتا ہے کہ شاید انہی کی ملاقات ہوئی جو محسن نقوی صاحب شہباز شریف سے کر رہے ہیں، یا وہ جو ہیں وہ زرداری صاحب سے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے سہیل حفیظی صاحب سے بھی ملاقات کر لی ہے۔ وفاقی وزیر کی پرائیویٹ انٹری والے گیٹ سے انٹری ہوئی اور مبینہ طور پر چیف سیکرٹری بھی وہاں پر موجود تھے، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور اس کی ٹائمنگز بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ خفیہ ملاقات کی، اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے پٹیشن دائر کرنا، تو یہ بتاتا ہے کہ حکومت کے لیے اب استعفوں کا وقت ہے، حکومت کے لیے جناب پہیہ الٹا گھوم گیا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔